अस्सलाम वालेकुम। मैं जुर्म सज़ा चैनल के साथ सोनिया अब्बासी बोल रही हूँ। हम आपको इन सैयदजादों की दुखी कहानी बनाते हैं जो दुनिया की सताई हुई लोगों की सताई हुई अपने अंदर आप जूझ रही हैं, ना किसी से मदद मांग रही हैं और कोई मदद दे भी नहीं रहा। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, उनके साथ क्या क्या वाकयात हुए और किस तरीके से सर्वाइव करके यहाँ तक हैं और हिम्मत करके अभी तक भी ये चल रही हैं जमाने के साथ और कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से कोई इनकी मदद करे, उनके मामला हल होंगे। एक मामला खत्म नहीं होता, दूसरा मामला शुरू रहता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे आपके साथ इन सैयदजादियों की तरफ। ये उज़मा बुखारी है हमारे साथ। उज़मा हाशमी शुरू हम इस टाइम उज़मा कुरैशी के साथ हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं, इनकी ज़बानी इनकी सारी कहानी सुनाते हैं। जी, मेरा नाम उज़मा कुरैशी वल्द मोहम्मद अरशद कुरैशी है और मैं जुल्म सज़ा चैनल की मशकूर हूँ कि मेरे जुल्म सितम की दास्तान इन तक पहुँची और इन्होंने मुझ तक रसाई की। तो सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि हक और सच की आवाज़ जो है वो पहुँचनी चाहिए ताकि और लोग इन मसाइब से बच सके जिन मसाइब से मैं काफी सालों से उन मसाइब को झेलती चली आ रही हूँ। मेरे अजीज, मेरा तायाजाद बेटे जो हैं वो अरसा 35 साल से बहुत ज्यादा मेरे वालिद को, मेरी वालदा को और हम दोनों बहनों को बहुत ज्यादा सता रहे हैं। और ये सारी की सारी कहानी जो है ये एक नाजायज हसद और ये जायदाद की तकसीम के ऊपर से शुरू हुई। मेरे वालिद के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव मेरे ताया के बेटे किया करते थे और आज भी कर रहे हैं और इसी जुल्म सितम को सहते हुए मेरा बाप, क्योंकि एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे और वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी इज्जत पामाल हो और मैं अपनी आवाजों को लेके जगह जगह जाऊं, क्योंकि वो लोग, मेरे दादा, मेरे परदादा तो खुद फैसला करने वालों में से रहे हैं और मेरे वालिद भी मैकेनिकल इंजीनियर बाबडा में रहे और वो बेहद जो है इस चीज को नागवार समझते थे कि मेरी आवाज जो है खामखा बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर इदारों तक रसाई करनी पड़ती है। मेरे वालिद ने अपने हक के लिए ये आवाज उठाई, अपने भाइयों से कहा कि हम अब मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं तो हम अपनी जायदाद को जितनी भी हमारे हिस्से में आती है उसे तकसीम कर लेते हैं। लेकिन वो बज़ाहिर तो कहते थे कि चले इसको कर लेते हैं, फिर इस मामले को डिले कर देते थे। मेरे वालिद ने बहुत ज्यादा अपने अकरबीन के साथ, आला मामलात के साथ चले, उनके दुख दर्द में काम आए और हमसे ज्यादा जितनी जिम्मेदारियां थी वो उनकी पूरी किया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद वो मेरे वालिद के साथ, मेरी वालदा के साथ इंतहाई नागवार रवैया उन लोगों ने रखा। जब मेरे वालिद ने उनसे मुतालबा किया कि हम अपनी घर की जायदाद की तकसीम जो है मिल बैठ के कर लेते हैं, लेकिन वो इस बात पे बजिद हो गए और उन्होंने हम दोनों बहनों को जदोकोब करना शुरू कर दिया। 1999 में मेरे तायाजाद बेटा अतहर इकबाल जो है वो अचानक से मेरे कमरे में घुस के आ गया और उसने मेरे शहरक पे अपने दोनों अंगूठे रख के उसने मुझे मारने की कोशिश की, जिससे मेरी वालदा बेहद परेशान हुई। मेरे अब्बू ऑफिस में गए हुए थे और घर में अम्मी अकेली थी और ये प्ली ये लेते थे कि मेरा भाई कोई नहीं था और मेरी बहन बहुत छोटी थी। और वो चीखो पुकार जब बड़ी तो फिर ना मेरे वालिद पुलिस स्टेशन तक हम चले गए, थाना रावी रोड में, वहां आशिक मार्थ SHO साहब थे। जब हम वहां गए तो उन्होंने हमारी बात अच्छे अंदाज में सुनी और मेरे वालिद को तसल्ली दी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा गला गोंट दिया गया था। और उसके साथ साथ ये लोग उन्होंने जेल में बंद कर दिए, वहां की जो पुलिस चौकी है उसमें बंद कर दिए और फिर उन्होंने उनको शर्मो हया दिलाई कि इन छोटी बच्चियों को आप तंग करती है। उन्होंने मेरी बहन को भी बहुत ज्यादा सताया और फिर ये माफीनामा वहां से लेके निकले। इसमें असल मुलव्वस जो आदमी है वो शाहिद इकबाल
अजहर इकबाल, अतहर इकबाल और इसका कजन जो है इमदादुल्लाह उर्फ पौमी, इरशादुल्लाह उर्फ टोनी और मुजाहिद सदीक, ये एक टोला और ये एक गैंग बना रहा कि हमने इनको किसी लम्हे सुकून नहीं आने देना। और उसमें एक और किरदार मेरे मामूजाद बेटा भी शामिल हो गया जिसका नाम है एहसन माब वल्द जफर हसन कुरैशी। ये मेरा तायाजाद जो बेटा है ये मेरी खाला का भी बेटा है, लेकिन ये इंतहाई गनौना और इंतहाई गंदे जहन का मालिक है और इनका बाहर रवैया और है और बातन में रवैया और है। जब किसी पे जुल्म सितम हो रहा हो तो अहले मोहल्ला को भी चाहिए कि वो भी दुख दर्द के लिए कोई ना कोई अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाए और उस जुल्म की आवाज जो है ना पुलिस चौकी तक कहीं ना कहीं पहुंचानी चाहिए। मसाजिद भी इसीलिए बनी गई हैं कि दूसरों को शर्म दिलाई जाए। ये तमाम जुल्म सितम होते होते माफीनामा जब हो गया तो फिर इन्होंने कुछ वक्त के बाद फिर जुल्म सितम शुरू कर दिया। और एक दिन हम दोनों बहनों को कमरे में बंद करके मेरी वालदा जो है वो कपड़े से अपने सिलाई कर रही थी, तो इन्होंने सिलाई मशीन की जहां नलकी होती है उस कील में मेरी अम्मी का सर मार दिया कि ये यहीं पे इसको खत्म कर दे। वो हमारी आवाजें बाहर पहुंची, फिर कोई आया और उन ये 4-5 गुंडे मेरी माँ को मारने के ऊपर लगे हुए थे। और फिर मैं वहां से जब हम दोनों की बचत हुई तो फिर इन्होंने कभी कोई लड़ाई कभी कोई लड़ाई कभी कोई लड़ाई, सुख का सांस नहीं हमें आने देते थे। इसी दौरान मैं तालबा थी, मैं पढ़ती रही। और फिर सन 2006 में इन लोगों ने, मैं उस वक्त MSc जर्नलिज्म की तालबा थी और साथ में जॉब भी करती थी, इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। मैं अपने कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी से मैं घर आ रही हूँ और अंदर आते ही ये मेरा तायाजाद जो अजहर इकबाल है नाजायज तौर पे अपने पोर्शन पे ये रह रहा है और वहां से एक बहुत बड़ा इंजन कोई गाड़ी का ले आया और ये एक छोटा इंजन और इसने कहा कि ये इसके ऊपर मार के तो इसको खत्म कर दे। कोई एक अजीब चीखो पुकार और हम नंगे सर बाहर दौड़ना शुरू हो गए। इसी दौरान मेरी बहन को बहुत मारा। मेरी अम्मी उस वक्त विशाल पा गई थी और फिर हम थाना रावी रोड चले गए। वहां आफ्ताब फुलरवान SHO मौजूद थे। जब उन्होंने मेरी बहन के हालात देखे, मेरे हालात देखे, उसका मुलाजा करवाया तो उन्होंने अजहर इकबाल वल्द मोहम्मद असलम कुरैशी और इसकी बीवी एहतिशाम सुमेरा पे FIR दे दी। अब जब FIR दे दी, ये बंदा जो है पुलिस जब छापा मारती थी तो ये फरार हो जाता था। उस FIR में फिर इश्तिहारी करार दे दिया गया, लेकिन कि फिर उसके काफी ये माफी तलाफी के सिलसिले में मेरे बाप के पास इसने राब्ता करना शुरू किया। लेकिन मेरे बाप एक शरीफुन नफ्स इंसान और वो हमेशा माफी को ज्यादा अहमियत देते थे, माफ कर देते थे कि कोई बात नहीं। फिर वक्त गुजरता रहा और इसी तरह मेरा बाप दिल का मरीज बन गया और उनके पांव पे गैंग्रीन जब होना शुरू हुआ, ये ठट्ठे मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने और ज़हनी तौर पे भी ये टॉर्चर करते और वैसे भी टॉर्चर करते। और इन्होंने ये इन तीनों भाइयों ने और इनके जो अकरबीन है, इन्होंने एक अंदर से मुआहदा तय कर लिया कि इन लोगों को सुकून नहीं आने देना, इनको मार देना, इसका बच्चा कोई नहीं है। दोनों बहनों को इतना सताओ, इतना मारो कि ये वैसे ही मर जाए और जायदाद जो थोड़ी बहुत भी उसकी रिस्के हलाल किया वो हम छीन के खा जाएंगे, वरना इनको दीवानी मुकदमे में इतना तंग करेंगे कि ये खुद ही खत्म हो जाएंगी। रास्ते में ये गुंडे लेके आते थे, जब गुंडे लेके आते थे तो गुंडे जब मेरी बाप की शक्ल देखते थे तो वो कहते थे हम इन बच्चियों के ऊपर कोई जुल्म करें, वो शर्म दिला के कहीं चले गए। फिर इन्होंने हमारे साथ और रास्तों में के कुछ रिश्तेदारों के पास गए कि इनको रास्ते में ही कत्ल करवा दिया जाए या रोड एक्सीडेंट करवा दिया जाए। वो मेरी अम्मी की दूर के रिश्तेदार एक अंबर और एक गुल, उन्होंने हमें बताया कि बाजी आप अपनी
جان کی حفاظت کیا کریں. یہ میرے میاں کے پاس باٹی میں آئے ہیں, شاہد اقبال, مجاہد اور یہ اظہر, انہوں نے کہا کہ ان کو ختم کروانا ہے, تو میرے میاں نے کوئی حامی نہیں بھری. پھر اس کا خود اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر یہ میری ایک اور امی کی کزن اس کے پاس جاتے ہیں, عطا اس کا نام ہے, اسد اس کا نام ہے, منڈی میں کوئی وہ کام کاج کرتے تھے. وہ انہوں نے کہا نا ہمارے پاس شاہد آتا ہے, مجاہد آتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو مروانا ہے اور ان کو ختم کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ویسے ہم منڈی کے قبضے لے کے دیتے ہیں عورت, یہ ہم یہ نہیں کریں گے. انہوں نے حامی نہیں بری. لیکن ارشاد اللہ اور بادشاہی اور قومی, جسے امداد اللہ کہتے ہیں, ولد علی محمد, یہ ہر طرح سے تنگ کرتے تھے. شادی آئی میرے چچا کی 1990 میں, تو میں کراچی میں جس دن ولیمہ تھا اس دن انہوں نے میرے پرس میں سانپ رکھ دیا, اور ایک سانپ جو ہے نا یہ میرے اوپر پھینک رہے تھے سپیرے کے ساتھ. انہوں نے رابطہ کیا اور یہ سانپ میرے اوپر اس گھر میں پھینک رہے ہیں اور چیخو پکار ہے کہ یہ کسی طرح مر جائے. وہ ولیمہ انہوں نے ایسے میرا خراب کیا. پھر ہم لوگ گھر آتے ہیں, میرے بڑے کچھ ناراض ہوئے, انہوں نے انہیں شرم دلائی لیکن انہیں نہیں شرم آئی. پھر انہوں نے شاہد اقبال کو, میرے والد نے کہا کہ خدا کے واسطے میرا گھر کا پورشن خالی کر دو تاکہ میں سکون کا سانس لے سکوں. اور پھر مختار بٹ یہاں پہ ایک کونسلر ہوا کرتے تھے, ان کے پاس رسائی کی ثالثی فیصلہ کروایا گیا, یہ وہاں پیش نہیں ہوا. اس کے والد نے کرایہ طے کیا کہ اتنے پیسے ہم دیا کریں گے, لیکن انہوں نے 20 سال کوئی کرایہ ہمیں نہیں دیا. اس نے ہمارا مکان جتنا بھی حصہ تھا اسے خستہ سے خستہ ترین کر دیا کہ اس کو ہم نے بننے نہیں دینا. پھر یہ عدالت میں چلے جاتی ہے. رفیق قریشی بنام محمد ارشد قریشی پہ مقدمہ دیوانی یہ کر دیتے ہیں. جب یہ دیوانی مقدمہ شروع ہو جاتا ہے, انہوں نے میرے والد کو لیٹ اس کی زندگی میں ہی لکھوا دیا. پھر شاہد اقبال نے میری پھپھی عظیم النساء کے جعلی سگنیچر کیے, جس کے اوپر اس کو 476 لگ گئی تھی, 420 476. اور میری پھپھو عظیم جو ہے وہ اب اس دنیا سے جا چکی ہیں. بیماری کی حالت میں وہ جج کے پاس جاتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ سگنیچر میرے نہیں ہے, یہ جعلی اس نے سائن کی ہیں. ہیرا منڈی کا کوئی گندا وکیل انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور یہاں پہ قصور پورا کے پاس کوئی آگے آبادی ہے, وہاں سے یہ ایک بڑا ہی گندا آدمی انہوں نے ہمارے پیچھے لگا دیا. اسی اسنا میں انہوں نے ساز بازی کر کے مینا نائی پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ رابطے میں یہ ہو گئے کہ یہ قبضہ کسی طرح ان کی پراپرٹی پہ کروا دے. میری پھپھو جو اور میرے چچا وہ دنیا سے جو جا چکے تھے, باقی اپنا حصہ جو ہے وہ سہیل کے پاس سیل کر گئے, ہوائی قبضہ دے گئے. اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت حصہ تھا وہ ارشاد اللہ عرف ٹونی کے ذریعے مینے نائی نے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا. اور وہ کیونکہ چچا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور میری چاچی سارا مکان ان کے حوالے کر گئی, ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بے گھر ہو گئے. اسی اسنا میں یہ ظلم و ستم جب ہوتا رہا, پھر بھی میں بار بار کہوں لیکن یہ مانتے نہیں تھے. پھر انہوں نے یک طرفہ کاروائی یہ ہوئی سول کی کہ میں اور میرے والد جو ہیں جسٹس خواجہ شریف صاحب کے پاس پیش ہو گئے کہ اس طرح یہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو ہماری جو مقدمہ ہے وہ جلد از جلد نپٹایا جائے, کیونکہ ہمارے اگینسٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے جب دیکھا تو پھر ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کی انہوں نے آرڈر ایشو کر دیے. اب روزانہ کی بنیاد پہ تاریخ پڑھ رہی تھی, غالباً 300 تاریخیں پڑھتی ہیں پہلی تاریخوں کے بعد. تو پھر اس پارٹی نے اپنے مقدمے واپس لے لیے, یک طرفہ کاروائی ہو گئی, جس میں پھر بھی یہ جگہ نہیں چھوڑ رہے تھے. اور پھر مزید یہ ہو گئے کہ ہم نہ عدالت کو کچھ سمجھتے ہیں نہ ہم قانون کو کچھ سمجھتے ہیں. شاہد اقبال, اظہر اقبال, عطر اقبال جب انتقال چودھری ظفر اقبال سیٹلمنٹ کمشنر پنجاب نے ہماری پراپرٹی کا کیا, تو اس کے بعد سب میں 2007 میں انتقال ہوتے ہیں. مبشر پٹواری جو ہے وہ انتقال سب کے نام پہ کر رہا, سب کے حصے برابر چڑھ گئے, لیکن اسلم قریشی کے بچوں نے اپنے نام انتقال نہیں چڑھوائے, اور وہ آج تک ویسے ہی
अपने कागज नहीं बनवाते, और हम सब के कागज बन चुके हुए हैं। सन 2007 से मुंतकिल हुए, फिर आगे से रजिस्ट्री हम दोनों बहनों के नाम जितना हमारा हिस्सा आया वो हो गई। लेकिन इसके बावजूद मैं इतनी जुल्म सितम की शिकार के मेरे बर्तन चुरा लिए गए, मेरे पहनने के कपड़े चुरा लिए गए, मेरे टेची खाली करवा दिए गए। मैं इसी जुल्म को सहती सहती अपनी बहन के ससुराल के घर में चली गई। कुछ वक्त मैं किराए के मकान पर भी उनके करीब घर था, मैं वहां पे मैं रही हूँ। मेरा बाप क्योंकि हार्ट पेशेंट था और छतें गिराई गई जब, तो मेरा बाप इस गम को ताब नहीं वो ला सका था, और आखिरी रात में भी वो इसी को अल्लाह के हुजूर कह रहे थे कि या अल्लाह इसका जुल्म का बदला तूने ही लेना, मेरी बच्चियां अकेली हैं और मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और इन्होंने फिर बाप की यतीमी के बाद मजीद मुझे तमाशा बनाना शुरू कर दिया, और फिर इनकी औरतें और ये गुंडे ये आज तक मुझे तंग कर रहे हैं। हर साल 10 साल बीत गए हैं मेरे बाप को दुनिया से जाते हुए। इसने मेरा मकान इंतहाई गंदी हालत में कर दिया है, और जब मैं बनाने के लिए आती हूँ, थोड़ी बहुत तमीर करती हूँ, ये पीसी से चोरी करवा देता था या उसका तोड़ फोड़ देता था। अब ये जो थोड़ा बहुत मैं सामान यहाँ रख के जाती थी, ये वो भी चोरी मेरी इसने करवानी शुरू कर दी। अब मैं ताले लगा के जाती हूँ। अब मकान के अंदर दरवाजों पे ताले जब लगते हैं, कैसे खुल सकता है चारों तरफ अगर ताले हो। ये इतने टेक्निकल चोर हैं कि 15 को पहले खुद फोन कर देते हैं, 2-4 चीजें हमारी गुम हो गई, ताकि 15 कि जनाबे वाला हमारी तो खुद चोरी हो गई है, अगले 2-4 दिन के बाद मेरी चोरी हो जाती है, ताकि 15 पे खबर दी हो तो कोई शक ना कर सके। ये बात भी फिर मेरा जो भी दुख दर्द होता था, मैं थाना रावी रोड में जाके जमा करवाती थी, क्योंकि सुनने वाले कान बड़े कम रह गए हैं, देखने वाली आंख भी बड़ी कम रह गई है। जहां इंसान की बसारत और इंसान की समात मादूम हो जाए और वो जुल्म को ना देखे, तो वो दौरे यजीदियत होता है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। क्योंकि जहां हुसैनियत मौजूद होगी, वहां हया का पहरा होगा, वहां बेटियों की हिफाजत की जाएगी, और उनके हल्के से जुल्म को भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और ऐसे गैरतमंद गयूर जवानों की बहुत ज्यादा कमी है कि जो बेटियों का आवाज जो है उन तक पहुंचे और वो उसी वक्त लब्बैक कहते हुए चल पड़े। दूसरा, मैं आप ये जुर्मो सजा चैनल के हवाले से एक पैगाम देना चाहूंगी मोहतरम मरियम नवाज साहबा को भी और इदारों को भी, कि बेटियों के साथ या बहनों के साथ ये अल्लाह ने इन्हें नाजुक बनाया है, इन्हें हसास बनाया है, और सबसे ज्यादा जुल्म सितम इन्हीं के साथ होता है। तो अपने घरों में जो परेशानियां हमारी आ जाती हैं, जो नहीं जाती, उसका तदारुक ये है कि बेटियों के तकलीफ का ये जवान जो है ना, ये अजाला करना शुरू कर दे, ताकि वो भी अपने घरों के अजाब से निकले। अगर वो अजाला नहीं करेंगे तो उनके मजलूम की आहें तो फिर घरों को बर्बाद करती हैं। ये मेरा एक पैगाम है, और मरियम नवाज साहबा से ये मेरा एक खसूसी इल्तिजा भी और एक पैगाम भी है, और शहबाज शरीफ साहब से भी, कि अदालत दीवानी मुकदमात को 100 साल लेके चलती है। ये कहाँ का इंसाफ है। और कब कई खवातीन ऐसे ही मर गई, कई बच्चियां अभी तक जो है वो लड़ रही हैं इन यजीदों के हाथों से। तो खुदारा, एक तो सिविल मुकदमे को 3 से 6 माह में निपटाने का कोई इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि जुर्म जो है ना, ये अदालतों में जुराइम पलते हैं और फिर मुल्जिम जो है एक बड़ा मुजरिम बन के सामने आना शुरू हो जाता है। तो जुराइम को खात्मा करने के लिए ये मैं इतनी लंबी बात कर रही हूँ, और ये तमहीद या आगे से जो मैंने लंबी बातें शुरू कर दी, इसका असल मकसद ये है, ये मुझसे पहले भी कई बच्चियां या खवातीन अपनी आवाज उठा चुकी हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि खालिक अकबर किससे काम ले ले, किसकी आवाज किसके कान में गूंज जाए और वहां पे ऑर्डर जो है वो नया कानून बन जाए और वो ऑर्डर आने शुरू हो जाए। एक मैं और पैगाम देना चाहूंगी
कि फिक़्ह जाफरिया में इमाम जाफर सादक का जो कानून है बेटियों के लिए वो सबसे ज्यादा वैलिड है, और अपनी अक्लों पे ये तमाम जस्टिस हजरात का, जस्टिस फायज ईसा साहब खासे जीरक और खासे उर्दू शनास हैं और अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। तो मेरा एक पैगाम उनसे ये भी एक इल्तिजा भी है, अब मौजूदा जस्टिस मंसूर अली शाह जो आ रहे हैं, कि बेटियों के लिए आपने किया क्या है कि 100 साल के मुकदमे खुदारा भी इसे बंद करें। दूसरी बात यह है कि इमाम जाफर सादक ज्यादा मुकद्दम है कि इमाम अबू हनीफा, क्योंकि इमाम अबू हनीफा से वो इल्म तो वो इमाम जाफर सादक के घर से ले रहे हैं। तो असल बात करने का मेरा मकसद ये है कि वहां कवानीन ये है कि बाप अगर मर जाए तो सारी की सारी जायदाद जो है वो बेटियों के हिस्से में आ जाती है, उसके फिर वारिस और नहीं हो सकते। अगर कोई बेटी अपना घर बनाती है अपनी कमाई से, वो इज्जत के तौर पे अपने बाप के नाम लगा देती है और बाप मर जाता है, तो फिर बेटी को भी कोई हिस्सा ज्यादा नहीं मिलेगा, उसके वारिस ये हिस्से ले जाएंगे। तो खुदारा इस कानून को थोड़ी सी तब्दीली लेके आए और बेटियों के लिए खसूसी तौर पे, क्योंकि जराइम की शरह बहुत बढ़ती जा रही है, जुल्म सितम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये एक दर्दनाक अजाब की सूरत में फिर खालिक अकबर की तरफ से बरसेगा, जो कि फिर एक होलनाक अजाब होगा, जहां फिर अच्छे भी रगड़े जाएंगे और बुरे भी रगड़े जाएंगे। तो जराइम के साथ कोई दोस्ती अच्छी नहीं हुआ करती। और एक मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि अफसराने बाला जो टेलीफोन करवाते हैं, इन क्रिमिनल लोगों के कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ क्रिमिनल लोग बड़े अकड़ के अच्छे अच्छे अफसरान के साथ तस्वीरें बनाते हैं और वो उन तस्वीर का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। और अब जब आप दोस्ती करते हैं, पता ही कुछ नहीं है कि ये हमारे साथ बैठा कौन है, और उनके लिए टेलीफोन पे टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा एक अगर मजलूम बैठा है, वहां से वो पुलिस अफसर क्या करेगा जब एक बड़े अफसर का फोन आ जाएगा। तो ये भी एक तरह की ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ये तो अफसरशाही में, ये तो इसको मैं कोई कम सूरत अल्फाज से पुकारूं तो यही मुनासिब मुझे लगेगा, वरना तो ये गुंडागर्दी और बदमाशी के जुमरे में आता है। वहां बताए मजलूम औरत किधर जाएगी, मजलूम बच्ची किधर आएगी। तो इन टेलीफोनों पे खुदारा अपने दिलों को, अपने दिल की समात सुना करें कि आया हम ये जायज काम भी कर रहे हैं कि नहीं। और मुझे जितना तंग किया गया, वहां एक पुश्त पनाई मेरी एक अजीजा है, वो बैरियर टाउन वाले मलक रियाज साहब है। मलक रियाज साहब को क्या पता हो कि जुल्म कहाँ पे कैसा हो रहा है। वो तो रिश्तेदारी को मद्देनजर रखते हुए वहां जाकर मक्काराना अंदाज में अगर कोई रो रहा है तो वो तो उसकी रोने के ऊपर फटाफट कहेंगे कि तुम्हें किसने सताया, आओ मुझे बताओ, ये करो जो घर के जहां ताल्लुकात हो जाए। वहां जब टेलीफोन आते हैं तो फिर फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप भी मलक रियाज साहब की ताकत को जानते हैं। तो मलक रियाज साहब तो वैसे बेटियों के लिए या अपने घर के अहले खाना के लिए गरीब परवरी करने वालों में से हैं। तो अब उनको आज मैं मीडिया के जरिए से आवाज जो है वो दे रही हूँ। मेरा हालिया भी मकान इंतहाई खस्ता हो चुका, अब मैं बनाने के लिए आई तो शाहिद इकबाल ऊपर वाला पोर्शन तोड़ ताड़ के तो भागा हुआ है। अब जब मैं बनाने लगती हूँ, मुझे बनाने नहीं दिया जा रहा था, मैं बड़ा रोई, मेरा काफी बर्तन फिर यहाँ पे रखती थी ले गए। टेलीफोन आता है बैरियर टाउन वालों में से, पहले मेजर आमर साहब आफ्ताब फुलरवान ने जब FIR दी तो फोन आ जाता था। लेकिन कहने का मकसद है, क्या मेजर आमर साहब एक जमीर की आवाज है, अपने दिल को तो अंदर से देखेंगे। ये मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मैं और वो टेलीफोन करवा रहे हैं इस औरत पे। ये तो अपने बड़ों की बड़ी गुस्ताख रही है, लेकिन फिर इसे माफीनामा हो जाता था। शादी जब इस खतून की नहीं हुई थी, ये कितनी देर हमारे घर में आकर रहती थी, और मेरे ताया बड़े परेशान थे जब इसका रिश्ता यहाँ पे हुआ मेरे ताया जात के साथ। अब मैं मीडिया है तो मैं आवाज तो अपनी बुलंद करूंगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये बजाहिर ये एक मजहबी कार्ड खेलती है औरत एहतिशाम सुमेरा, और ये अंदर से इतना तंग करती है कि इंसान सोच नहीं सकता है कि इसका भाई है एहतिशामुल्लाह। एहतिशाम सुमेरा ने अपने रिश्तेदारों, मैं मलक रियाज साहब से ये खसूसी तौर पे अदबन एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बेटी या एक बहन होने की हैसियत से,
کہ ملک صاحب اپنے عزیز و اقارب میں خدا کے واسطے منع کروا دیں اور اس چیز کا نوٹس لیں. ایسے سستے رشتہ دار آپ کی شہرت کو خراب کر رہے ہیں اور آپ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، جس سے آپ کو بھی جو لوگ جوڑیاں بڑھ بڑھ کے، اب میں بھی اگر میرے آنسو نکل رہے ہیں تو خالق نے تو قبول کرنی ہے نا. مجھے ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کام لٹکانا ہے، اس کو یہ یوں ہی مر جائے، اس کے حصے بھی لے لیے جائے. تو ملک صاحب یہ بددعائیں تو آپ کے گھروں تک جائیں گی. آپ کیوں بددعائیں لیتے ہیں؟ آپ کم از کم ایسی عورت پہ یہ کسی صورت میں بھی جو رشتہ داری ہے اس کو سختی سے تنبیہ کریں اور اپنے افسران کو منع کریں کہ بیریئر ٹاؤن میں جو افسران ایک سیف اللہ ہے، ولد محمد حسین، وہ بھی کام کاج آپ کا کرتا ہے، لیکن ہے کہ یہ ٹیلی فون جو ہے ناجائز جو کروائے جاتی ہے. امداد اللہ جو قوت اخبار کا ایڈیٹر ہے، اس کی کوئی رپیوٹ اتنی اچھی نہیں ہے، اور عرف قومی وہ بندہ ٹیلی فون کرواتا ہے ڈان کے کسی صحافی سے، اور ان بیچاروں کو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اپنی گھر کی بیٹیوں کے ساتھ وہ لوگ ایسا برا رویہ نہیں رکھتے ہوں گے. ان بیچاروں کو کیا پتا، ان افسران کو کیا پتا ہو. تو میرا ڈی آئی جی آپریشن صاحب سے بھی یہ ایک پرسنلی گزارش ہے کہ امداد اللہ جیسے سستے صحافیوں کے ساتھ میرا خیال ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانا بھی جو ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہوگا. یہ تصویریں لگا کے یہ کیونکہ ریپیوٹ میں ذاتی طور پہ میرے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں، میں تو خود ایک ایویڈنس ہوں. مجھے راستے میں مروانے کی کوشش کی گئی، میرے گھر پہ وارداتیں ہو گئی، گنڈے آ گئے، میرے باپ کو تنگ کیا گیا، میری ماں اسی سلسلے میں چلی گئی. اور احسن ماں بلد ظفر حسن قریشی جسے ہم پڑھاتے رہے کریسنٹ ماڈل میں، داخل کی ماں بچپن میں مر گئی تھی ایکسیڈنٹ میں. اسے اتنا پیار سے پالا پوسا، جی سی کالج میں یہ چلا گیا. اب جب یہ لمز یونیورسٹی سے یہ اتنی بڑی حرام زدگی یہ مرد کرتا ہے کہ اس کے بعد اس نے لمز میں، ظاہر سی بات ہے ایک اچھی یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ اچھی فیملیز کے لوگ آتے ہیں. اب ان کو کیا پتا ہوا ایسن ماپ کیا بلائے، اور پیچھے سے یہ وہ وہاں پہ پولیس کہ آفیسر بھی پڑھ لکھ کے اچھے افسران بنتے ہیں. یہ اب فلانے ایس پی کا فون کرا دے، فلانے جج کا فون کرا دے، ان کو ایسن ماپ کے بدبخت کے کردار کا ہی نہیں پتا. وہ میرے پہ اور میری بہن کے لیے فون کرواتا، بدماش کل بھی یہ بن کے آیا ہوا تھا. ایسن ماپ بلد ظفر حسن قریشی سے میری جائیداد کا میں نے کچھ حصہ لینا، یہ اس نے میری ماں کا سونا غائب کروا دیا. انہوں نے یہ 4 سال سے میرا دیوانی مقدمہ ہے ظفر حسن کے ساتھ، لیکن یہ لڑکا پشت پناہی کرواتا ہے ان افسران کے ذریعے سے. اور یہ لڑکا کیونکہ جو بندہ ذہین ہو، یا تو ذہانت اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوتے وہ بندہ صوفی اور درویش بن جاتا ہے، اور اگر ذہانت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے پھر وہ ابلیس کا چیلا بن جاتا ہے، خاص الخاص. تو یہ احسن مآب ابلیس کا خاص الخاص چیلا ہے. تو میں اپنے ان تمام پولیس افسران بھائیوں سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اور وہ حجویری مل والے یا عمر ہسپتال والے یا جہاں بھی اس کے ربابت ہے، اس کے منہ کے اوپر تماچا مارے اور ایسے لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکالا جاتا ہے. میری خالہ نسیم جس نے اس کو بچپن میں پالا، یا میں نے اور میری بہن یقوت عالیہ نے، یہ وہ حرامی انسان ہے کہ یہ کوئی مر جائے اس کے دل کے اوپر ہلکی سی بھی کوئی خراش بھی نہیں گزرتی، اور یہ بدماشی کرتا ہے. اس نے بٹ مروائے میری بہن پہ اور گاڑی لے کے آ گیا. یہ پلان تیار کرتا ہے، مجاہد صدیق پلان. یہ شرابی، یہ گنڈوں کے ساتھ بڑے بڑے ان لوگوں کے رابطے ہیں. تو یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے. اس نیٹ کو سی آئی اے والے بہترین انداز میں توڑ سکتے ہیں. ایک میری ریکویسٹ بیٹیوں کی طرف سے یہ بھی ہے، یہ مجاہد صدیق بہت پہلے 20-25 سال پہلے ایک ڈاکے کے اوپر پکڑا گیا تھا، اور اس پہ 302 لگ گئی تھی، اور یہ جیل میں تھا، اور اسے سی آئی اے والے لے گئے تھے. تو میری پھپھو مصباح مرحوم میرے چاچے کے کیونکہ تعلقات بہت اچھے تھے، تو وہ پھر ایک جگہ میٹنگ طے ہوئی، اور وہاں اس وقت کوئی
लेन देन के साथ जफर हुसैन भट्टी ने इस मुकदमे को फिर खारिज करके तो इसकी सफाई करवाई। यानी मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके इन लोगों के असली चेहरे क्या हैं और नाजायज मासूम मजलूम लोगों पे ये कब्जा करवाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मुजफ्फर हुसैन शाह ये जो का बेटा हसन शाह, अब ऐसे लोगों के साथ, अब जिन लोगों की, अगर मुझे नहीं मालूम रवाबत है यहाँ के नहीं, लेकिन इनकी गली के पीछे ही रहता था, तो गुंडों के दोस्त हुआ ही करते हैं। वो फिर कहती हैं कि हमारे बड़े लंबे हाथ हैं। आखिर वो लंबे हाथ कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। मेरी उन गुंडों से भी इल्तिजा है कि आपके घर में भी कोई माएँ, कोई बहनें, कोई बेटियां हैं, अपने जमीर को हिलाएं। आपने एक ना एक दिन 2 गज की जमीन में जाना है। अपना सफरे आखिरत आप लोग क्यों खराब करते हैं? दूसरों को सता के आपकी बेटियां कल को गर्क हो जाएंगी। आपके घरों में ऐसी ऐसी बीमारियां फूट जाएंगी कि जिनका कोई इलाज ही नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया मुकाफाती अमल का नाम है। मेरी उन आईजीज, डीआईजीज, उन जस्टिस हजरात से भी एक मुअद्दबाना दरखास्त है कि आपके घरों में अगर जो बलाएं नहीं ना टलती, जो परेशानियां होनी है, जो पैसों से भी नहीं जा रही, वो मजलूम की आहें होती हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसे नाजायज टेलीफोन करवाए गए होते हैं जहां से दूसरे का हक सलब किया जाता है, और वो आंसू जो है वो आप लोगों के लिए सजा बन जाते हैं। मलक लियाकत डीआईजी साहब एक अच्छे इंसान है। मैं अक्सर क्लिप उनके सुनती रहती हूँ। तो सीआईए में भी वो पहले मिलिट्री के साथ भी वाबस्ता रहे। तो अफसरान अगर अच्छी आ जाए तो तकदीर भी फिर अवाम की बदल जाया करती है। अगर एक टारगेट हर इलाके का एसएचओ सेट कर ले कि मैंने इस अपने इलाके की मजबूर औरतों का बगैर किसी मुआवजे पे एक इबादत समझ के काम करना है, आप उस इलाके का सुकून और मुकद्दर देखेंगे कि वो कैसे चमका गया है। लेकिन नहीं, अपनी जात के साथ कुछ तहैया करके आए, अपने प्रोफेशन को इबादत बना के चलेंगे तो ये मुल्क जो आज दुनिया का बदनाम तरीन मुल्क बनता चला जा रहा है, हर कोई इसके ऊपर आवाज कस रहा है, तो फिर ये जो मैल कुचैल इसके ऊपर जमा दी गई है गंदे किरदारों की वजह से, वो हमारे ही जवान इसको धोएंगे अपने आला किरदार के साथ। अब मैं इस परेशानी में मैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल साहब के पास में पेश हुई खुली कचहरी में। तो उन्होंने एक हुक्म सादर किया था एसएचओ रावी रोड साहब को कि भाई इनके केस सुने और कोई इनका कब्जा लेके दे। तो उन्होंने फिर हमारा उन पार्टियों को भी बुलाया। एक मेरा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर ने मकान नंबर 7 पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, जबकि रजिस्ट्री हमारे पास है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी एक कब्जा मेरे ताए के बेटे से आपस में मसालियतनामा करवाया, जिसमें से वो जगह भी मुझसे ज्यादा ले गया है। और आप ये देखें कि वो कागज भी उसके पास कोई नहीं है सिवाय अपने बाप के इंतकाल नामे से, और जगह भी ज्यादा, और खाम खा का रोप डाल रहा है। लेकिन ऐसे जो साहब एक जीरक इंसान है, उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत जगह ये ले जाता है, ये पैसे आपको मुआवजा फिर ये दे देगा, आप अपनी दीवार लगाएं और इसको बनाएं और पर्दे में इज्जतदारी के साथ रहें। ये मुझे ऐसे जो फरियाद साहब की बात, फरियाद ईमान साहब की बात बड़ी पसंद आई और मेरे दिल से फिर एक दुआएं निकली। एक तो वो ईमान है, तो ऐवानों का ताल्लुक हजरत गाजी अब्बास अलमदार के साथ है। तो ऐवान तो वैसे भी बड़े वफादार होते हैं, जब चल पड़े तो फिर ये वापस नहीं लौटा करते। ये ऐवानों की एक उनकी शान है और उनकी खासियत है। तो ये कमिटमेंट उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हिल्म से पूरी की। अब वो अपना किरदार छोड़ गए हैं। जब इंसान अच्छा किरदार छोड़ जाता है तो मुंह से नहीं दिल से एक दुआ का सफर जारी हो जाता है। अब जब मुझे बात याद आएगी उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलेगी। अब वो मुझे कहेंगे तो नहीं कि आप मेरे को के भाई मेरे लिए दुआ करे। दुआ वो होती है जो मुंह से निकलनी शुरू हो जाए। इस तरह फिर तरक्कियों के सफर भी आसान हो जाते हैं, बरकतें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये नहीं पता होता कि कौन आया और कौन क्या किसके लिए कर गया। ये होती है मजलूम की ताकत, क्योंकि मजलूम के साथ अल्लाह होता है और जब अल्लाह जिसके साथ हो तो फिर उसके साथ सारे ही होते हैं। और ये मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, काश मेरा मुल्क और मेरे मुल्क के जवान और इसके सरबराहान
हजूर की सीरत पे अमल करना शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान जब नूर के सितारे की तरह चमकेगा और यहाँ पे ही सारे अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले हुआ करेंगे। ये तो सूफिया पहले ही कह गए हैं। सूफिया की सरजमीन में सूफिया के पैगाम को समझे, ये नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उधर से लूटते हैं और उधर से 2 लाख की देगे बांटने चले जाते हैं। ये गंदा सफर है। हलाल खाएं और हराम से बचें और बचाएं। कितना पैसा इकट्ठा कर लेना है, ये समझ ही नहीं आती। ये तो एक ऐसा पेट, एक ऐसी दोजख है कि ये कभी भी नहीं भरती। इंसान हराम को बहुत आसानी से तकसीम करना जानता है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे जस्टिस हजरात, मेरे वकला, और उनको भी शर्म आनी चाहिए। झूठ और सच में वो केस को तवालत की तरफ ले जाते हैं और मजलूम का पैसा खाई जाते हैं और अपने घर बीमारियों के अंबार जमा किए जाते हैं। हराम सदगियां हो रही हैं, ज़ना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है। ये क्यों शैतान के चेले बन चुके हैं? खुदारा अपने पे रहम कीजिए। मजलूम का वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन आपका वक्त सख्त से सख्त तरीन हो जाएगा। और मेरा पार्लियामेंट हजरात से भी और मेरी खसूसन मरियम नवाज साहबा से मैंने इतनी लंबी तवील गुफ्तगू की है। उसमें साथ ये भी एक गुजारिश करूंगी, एक तो मुकदमात की समाअत 6 महीने ही सख्त से सख्त कर दी जाए और एक खवातीन के लिए ऐसा स्पेशल सेल बनाया जाए जिसमें खवातीन को विरासत के मामले में या ये जो इल्तवा रिश्तेदार करते हैं इसका खात्मा हो जाए। दूसरा, जिनका बाप है उनकी बेटियां हैं तो फिर आगे से वारस खाम खा आ जाते हैं। अगर कोई 4 मरले 2 मरले में रह रहा है, मुझे ये बताएं कहाँ का इंसाफ है? ये तो मुरब्बों की जमीनों पे विरासत होती है कि कोई चलो ले जाता है, तो जिनका मकान ही 5 मरले का वो भी मर जाए और तो वो तो बीच में गुंडे आ जाएंगे। और मेरे कजन ने यही रखा हुआ था कि ये मर जाए और इसका हिस्सा जो है ना हम मतलब खा ले। इसीलिए ये एहसन माब भी और ये शाहिद इकबाल, अजहर इकबाल, अतर इकबाल, अल्लम पल्लम, ये सारे इसी मामले में लगे हुए हैं। और ये एहसन माब जिसने पाला ये उसका भी मुअद्दब नहीं निकला। वो मेरी बहन उसके पैम्पर चेंज करती थी, इन्होंने अंदर ही रख के मार दी और ये वो आवाज देती रहती थी, बिलकती थी कि मेरे मुंह में पानी डालो, और ये सख्त तरीन अंदाज में इग्नोर करके लड़का निकल जाता था जिसके माल से या हमारे मकान के हिस्से के किराए से ये पला बढ़ा है। और आज ये फोन करवा के हमारे पे जुल्मो सितम करवा रहा है। और शाहिद और इसके लड़का हसनात शाहिद ये क्रिमिनल लोग हैं। इनके किरदार इतने अच्छे नहीं है। अगर किसी को, मेरा एक पैगाम है, अगर किसी को देखना हो ना तो उसको अपने घर में देखेंगे ये अपने घर और अकरबीन के साथ कैसा है। अगर ये उनके साथ जुल्म सितम करते हैं तो फिर ये कैफरे किरदार पर ऐसे लोगों को पहुंचाना चाहिए। फिर बाहर एक मुनाफिकाना खोल चढ़ा के ये लोगों को ठगते हैं। किसी को रोटी खिला दी, किसी की वावा कर दी, किसी की वैसे शेखियां। ये बेतकल्लुफ बनते हैं। शैतान का काम यही होता है, ताल्लुकात बनाने के लिए नजायज टीसी शुरू करवा दी जाती है। उन अफसरान से गुजारिश है कि इन नकम्मे लोगों के लिए टीसी बाजी, इन्हें डंडे मार के निकाले तो ऐसे लोग तो फिर आप भी बच सकेंगे, वरना ये आपकी बदनामी का बायस बनेंगे और बददुआ का बायस बनेंगे। तो मैं जुर्म और सजा चैनल की बड़ी मशहूर हूँ कि उनके जरिए मेरा पैगाम आप सब तक पहुंच रहा है। तो मेरे मुल्क की खैर, मेरे मुल्क के जवानों की खैर, बेटे बेटियों की खैर और इस चैनल की खैर हो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। चलें जी, हमने आपको उस्मा साहिबा की सारी दास्तान सुनाई है। उन्होंने अपने अल्फाज से आपको सारा कुछ बताया। आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। आप देखें सारे अफसरान, खास तौर पर मरियम साहिबा, आप इस पे तवज्जो कीजिएगा। हम इनकी बार बार वीडियो लेंगे। इन जैसी जितनी भी मजलूम है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ लोग बड़ा परेशान करें, सबको हम लेके आएंगे। इसलिए मेहरबानी आप इनको देखें और तवज्जो दें इस चीज पे। तो मैं अपने कैमरामैन उसामा के साथ सोनिया बासी, जुर्म सजा चैनल। अल्लाह हाफिज।